हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएचयू वाले। तो आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये वीडियो आपके जो भी एग्ज़ाम है जो हिस्ट्री से रिलेटेड है उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम है, ये जो वीडियो है, आपको लगेगा कि ये तो सिर्फ नॉर्मल बुक्स एंड ऑथर की वीडियो जैसा कि पहले आप थंबनेल पे देख के पहचान गए हैं, लेकिन ये जो बुक्स हैं, जैसे आपने देखा कि एनटीए ने जो पैटर्न इस बार लेटेस्ट लाया है उसमें लगभग लगभग 10 से ज़्यादा जो है कि बुक्स के नाम थे। बुक से रिलेटेड उनके क्या सब्जेक्ट है, किसने लिखा है, किस राजा के काल में लिखा है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम मेनली बात करेंगे जो भी फेमस बुक है और उनके ऑथर के ऊपर। और ये हमारे एंशिएंट टाइम्स के बुक हैं। ये आपको बहुत छोटे फैक्ट लगते हैं, लेकिन ये छोटे फैक्ट ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में सिलेक्शन ना होने के कारण होते हैं। तो बहुत ज़्यादा जरूरी है छोटी पर मोटी बातें। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितने भी बुक्स ऑथर हो गए, ऐसे हम लोग एक क्विक रिवीजन सीरीज भी लाएंगे जिसमें हम लोग छोटे छोटे टॉपिक को कम समय में देख लेंगे, जिसमें बुक्स ऑथर हो गए, गवर्नर जनरल्स हो गए, जितने भी मिडवल के बुक्स हैं, मॉडर्न के बुक्स हैं, एंशिएंट के बुक है। उसके बाद हम देखेंगे मेनली कौन कौन से इंपॉर्टेंट और फेमस बैटल्स हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो यूट्यूब चैनल पे ऐसे क्विक रिवीजन सीरीज में डाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो मैंने बहुत सारे जो है कि वीडियो 2025 में जो तैयारी के दौरान डाला था वो डाले हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देख लें, आपकी तैयारी और पक्की हो जाएगी। इसी तरह 2026 में भी ऐसे ही जो छोटी छोटी हमारी बातें हैं जिसमें हम ध्यान नहीं देते हैं, हम बस उन प्रश्नों को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो हमें कठिन लगते हैं, लेकिन इसके चक्कर में हम जो बहुत ज़्यादा जरूरी जो क्वेश्चन जो हमें मार्क्स गेनिंग होते हैं उन पे हम ध्यान हटा देते हैं और कहीं ना कहीं हम कठिन क्वेश्चन को सही कर जाते हैं और आसान क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। और याद रखिएगा, सिलेक्शन उसी का नहीं होता है जो आसान क्वेश्चन को गलत करता है। और इसके एग्जाम्पल बहुत सारे बीते 2-3 सालों से बनते आ रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और चलिए वीडियो को देखते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे कि क्या बुक्स के क्या सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे तरीके से एक एक बुक के बारे में जानेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको भूले ना। और बहुत इंटरेस्टिंग वे में इस पीपीटी को हमने तैयार किया ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए, बिल्कुल इमेज फॉर्म में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं ज़्यादा लंबा नहीं होते हुए। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो 80 90 20 94 18 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बीएचयू वाले ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड कर लीजिए ताकि वो वहाँ पे आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज जो है हमारे ऐसी ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए आप ज्वाइन कर सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पहला हमारा, वेट, हाँ, ओके, जो हमारा पहला बुक है जिसमें हम लोग बात करेंगे एंशिएंट की बुक के ऊपर, वो है भवभूति की बुक। ठीक है, भवभूति का नाम आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस है। थोड़ा सा हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, भवभूति। ठीक है, ये एक संस्कृत, क्या है, संस्कृत नाटककार है। क्या है, सबसे पहले जो जाना जाए, संस्कृत नाटककार। ये एक बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ये जो भवभूति है वो क्या है। मतलब बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे कि लेखक है, नाटककार है, का मतलब बहुत सारी चीजें हैं कि क्या करते हैं ये, किस मतलब रूप में इनको जाना जाता है। तो सबसे पहला जो इनके लिए फेमस आपका एक फैक्ट है वो है कि ये संस्कृत नाटककार है। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं जिसमें आपका मालती माधव हो गया, उत्तर रामचरित हो गया, महावीर चरित्र हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित्र। ठीक है, ये जो आपके बहुत सारे पीवाईक्यूज में लगभग लगभग कंटिन्यू पूछा हुआ है। यूजीसी में तो ये कंटिन्यू पूछा है, यूजीसी नेट का ये पीवाईक्यू है। तो ये याद रखिए कि इन्होंने लिखा है किस लैंग्वेज में, लिखा है संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है। भवभूति ने, जो कि एक प्रसिद्ध जो है कि नाटककार थे। इनके नाटकों में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको प्रेम, जादू, संघर्ष, इन सब चीजों पे उनका ये जो है नाटक आधारित रहता है। ये जो इनका उत्तर रामचरित है, इसकी जो विषय वस्तु है ये रामायण की उत्तरकांड पर आधारित है। किस पे, रामायण की उत्तरकांड। ठीक है, उनकी विषय वस्तु आप जानें कि जो उत्तर रामचरित है जिसे मालती माधव ने लिखा है, ये उत्तरकांड पर आधारित है जिसमें राम के जीवन के जो भी राम का जीवन है उसके भाग को दर्शाया गया है। ठीक है, राम के जीवन को दर्शाया गया है। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम महावीर चरित्र की बात करेंगे तो ये भी जो पुस्तक है, यहाँ पे ये जो है, सॉरी यहाँ पे इसका नहीं दिया, ये जो महावीर चरित्र है ये भी आपके राम के जीवन पर ही आधारित है, राम पर ही आधारित है, भगवान राम पर ही आधारित पुस्तक इन्होंने लिखा है। ठीक है,
इनमें जो भी इनका वीर पक्ष है, जो भी महानता, एक वीर का गुण होता है, उसको दर्शाया गया है। ठीक है, राम के वीर पक्ष को दर्शाया गया है। ठीक है, याद रखिए, अब आएगा तो अब भूलिएगा नहीं। ठीक है, और यहाँ पे जो मालती माधव है, इसमें बहुत सारे प्रेम, जादू, संघर्ष, इन सब चीजों को इसमें दर्शाया गया है। किस पे ये आधारित है? प्रेम पे, ठीक है, जादू पे और संघर्ष पे, ये इसकी विषय वस्तु, इस पे ये आधारित मालती माधव नाटक है। ठीक, ये जो भभूति थे वो कहाँ के थे, किसके दरबार में, अगर क्वेश्चन आ जाए किसके दरबार में थे ये, तो ये थे कन्नौज के। कन्नौज के एक शासक थे, उनका नाम आपने इतिहास में सुना होगा, यशोवर्मन। यशोवर्मन के दरबारी थे। किसके? कन्नौज के यशोवर्मन के ये जो थे दरबारी थे। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, थोड़ा सा हमें लग रहा है कलर कुछ अलग ही लेते हैं। हाँ, ओके, कन्नौज के यशोवर्मन के ये दरबारी थे। और ये किसके थे? कहा जाता है कि ये जो थे कालिदास जो थे, जिन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम और बहुत सारे विक्रम वर्षियम, बहुत सारे नाटक इन्होंने लिखे, उनके बाद के सबसे प्रसिद्ध नाटककारों में से एक थे भवभूति। ठीक है, उन्हीं के समान इनकी उनकी तुलना की जाती है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे कि उत्तर रामचरित के लेखक कौन है, भवभूति के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा। ठीक, इनकी जो रचना है उसमें हमें सबसे ज्यादा, अगर किस कभी कोई आ जाता है, हिंदी के बच्चों में ज्यादा आता है कि किस रस की अधिकता हमें ज्यादा दिखती है, तो भावुकता रस की अधिकता हमें इनके नाटकों में ज्यादा दिखती है। भावुकता इनके नाटकों में हमें ज्यादा दिखती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो है कि भवभूति से रिलेटेड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और लगभग लगभग अगर समय की बात करेंगे तो 8वीं शताब्दी के ये थे। ठीक है, 8वीं शताब्दी ईस्वी के इनका टाइमलाइन है, याद रखिएगा। अगर टाइमलाइन आ जाएगी तो ये टाइमलाइन याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे बाण भट्ट के बारे में। अब बाण भट्ट की बात आएगी तो आप सभी को याद आ जाएगा, बाण भट्ट किसके दरबारी थे? ये लगभग लगभग बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कब का ये टाइमलाइन इनका शो करेगा? 7वीं शताब्दी एडी। ठीक है, ईस्वी। ठीक है, 7वीं शताब्दी की बात हो रही है। बाण भट्ट किसके दरबारी थे? हर्षवर्धन, पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन के ये दरबारी थे। हर्षवर्धन के दरबार में थे। ठीक है, ये है हर्षवर्धन किसके थे? पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन की ये बाण भट्ट दरबारी थे। इन्होंने लिखी है हर्षचरित, जो क्या थी? हर्षवर्धन, पुष्यवर्धन वंश के जो हर्षवर्धन थे, इन्हीं की जीवनी थी। क्या थी? जीवनी, यही हर्षचरित क्या है? इन्हीं की जीवनी थी। और इन्होंने जो है कि इसके हर्षवर्धन के जीवन पे आधारित ये जो है कि उनके इतिहास को, उनके नाटक के रूप में इन्होंने इसको दिखाया है कि इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत हर्षचरित माना जाता है। दूसरा है बाण भट्ट का कादम्बरी, जो कि क्या है? एक नाटक है। ठीक है, याद रखिएगा, कादम्बरी नाटक है। और ये जो नाटक है, इसे एक तरह से अधूरा नाटक कहा जाता है, अधूरा नाटक। ठीक है, कहा जाता है। इसे पूरा किसने किया था? तो इसे पूरा इनके एक बेटे थे, इनके पुत्र ने, भूषण भट्ट ने इसको पूरा किया था। भूषण भट्ट, याद रखिएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कभी कादम्बरी को पूर्ण किसने किया था, तो बाण भट्ट के बेटे भूषण भट्ट ने जो है कि कादम्बरी को पूर्ण किया था। इनकी जो रचना है वो लगभग लगभग देखेंगे पूर्व मध्यकाल कह ले या फिर उससे पहले की थोड़ा सा टाइमलाइन की बात कर ले, तो उसकी सामाजिक राजनीतिक जीवन को ये दर्शाती है। हर्ष ने जो ये अपने महाकुंभ कह ले या फिर प्रयाग में जो अपना महासम्मेलन किया था, उसकी पूरी इतिहास को ये बताता है। उस समय की सामाजिक राजनीतिक स्थिति को जो है कि इनकी रचनाएं बताती है। ठीक है, कादम्बरी भी एक बहुत अच्छा उपन्यास है, जिसमें प्रेम, पुनर्जन्म, जादू की कहानी हमें दिखाई देती है। क्या क्या दिखाता है? तो प्रेम, ठीक है, रिकारनेशन कह ले, पुनर्जन्म कह ले, उसकी हमें ये कथा बताती है। उसके साथ ही साथ ये हमें किसकी? जादू की कहानियां ये बताती है। एक अधूरा जो है कि उपन्यास है। ओके, इसे विश्व का पहला उपन्यास भी माना जाता है, याद रखिएगा कादम्बरी को। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि बहुत सारी चीजों का बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने वर्णन किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका बिल्हन। बिल्हन से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है बिल्हन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किसके दरबार में सुशोभित थे बिल्हन। ठीक, तो किसके दरबारी थे, ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला तो बिल्हन ने क्या लिखा है? तो विक्रमांक देवचरित। अब इससे समझ सकते हैं, आपको नाम तो आ गया होगा, विक्रमांक देवचरित लिखा है। तो ये थे आपके चालुक्य वंश के शासक, चालुक्य वंश के एक शासक थे आपके, उन्हीं के दरबार में ये सुशोभित थे। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य सिक्स्थ। ठीक है, इनके दरबारी थे ये, याद रखिएगा, चालुक्य शासक थे, इन्हीं के दरबार में रहते थे। टाइमलाइन अगर बात करेंगे तो 11वीं शताब्दी ईस्वी। ठीक है,
ईस्वी, याद रखिएगा टाइमलाइन बिलहन। और इनकी बहुत फेमस रचना है विक्रमांक देवचरित, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में इन्होंने इसे लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा संस्कृत भाषा में लिखा गया। और ये एक महाकाव्य है, ठीक है, महाकाव्य है, जो कि विक्रमादित्य जो सिक्स थे उनके जीवन और उनके विजयों का वर्णन करता है। बहुत अच्छे तरीके से काव्यात्मक शैली में इन्होंने उनकी ऐतिहासिक घटनाओं को जो है कि वर्णन किया है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उन्हीं के दरबारी कवि थे ये। और एक तरह से दक्षिण भारत के इतिहास का भी महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। दक्षिण जो साउथ का हिस्ट्री है, दक्षिण भारत का इतिहास जानने का भी ये एक बहुत अच्छा स्रोत है। चालुक्यों का इतिहास जानने का भी एक बहुत अच्छा सोर्सेज माना जाता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसमें चालुक्य और चोलों के बीच जो संघर्ष थी उसको भी ये दिखाता है। तो मिडिवल हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। ओके, चलिए हम कुछ बुक्स के बारे में आपको डिटेल से बताते भी चल रहे ताकि आप इसको भूले ना, ठीक। अब ये है आपके चाणक्य, जिसे किस किस नामों से जाना जाता है, आइए तो इनका नाम जान लेते हैं। पहला विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त, ओके, एक चाणक्य नाम है ही इनका। और एक दूसरा क्या है आपका, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, कौटिल्य, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, तो इन्होंने लिखा है आपका अर्थशास्त्र, किस भाषा में? संस्कृत लैंग्वेज में इन्होंने लिखा है, चाणक्य ने लिखा है। और ये किसको दिखाता है? तो ये मौर्यों के इतिहास को हमें दिखाता है, मौर्य इतिहास को शो करता है, ठीक है, मौर्य इतिहास को शो करता है। किसके दरबार में थे ये किसके दरबारी थे? तो बहुत फेमस है, किसके? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी थे, चंद्रगुप्त मौर्य के, याद रखिएगा। बहुत मुख्य पद पे ये जो है कि वर्तमान मतलब पद पे उपस्थित थे, ठीक। टाइमलाइन की बात करेंगे तो चौथी शताब्दी हो जाएगी ईसा पूर्व, ठीक है। मौर्य काल आप समझ ही गए टाइमलाइन से। तो ये जो बुक है आपकी अर्थशास्त्र, अब इसकी विषय वस्तु क्या है? तो इसकी विषय वस्तु किस पे आधारित है? तो पहला तो राज्य पे, राज्य के जो भी नियम होते थे उस पे आधारित है, राज्य शास्त्र कह ले, अर्थनीति कह ले, जो भी अर्थ से रिलेटेड नीति थी उस पे है, ठीक है, युद्ध नीति कह ले, बहुत सारे प्रशासनिक पदों का वर्णन है इनके बुक में, ठीक है, प्रशासन पे एक विस्तृत ग्रंथ है, ठीक है, प्रशासन पे एक विस्तृत ग्रंथ है। और इन्होंने ही देखेंगे, यही चाणक्य हैं जिन्होंने नंद वंश को उखाड़ फेंकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो नंद के विनाश में इनका महत्वपूर्ण भूमिका था। चंद्रगुप्त मौर्य को यानी कि मौर्य वंश की स्थापना भी में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। इनकी जो बुक है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये मौर्य प्रशासन को समझने का भी बहुत अच्छा स्रोत है। जैसे कि सप्तांग राज्य सिद्धांत कह ले जो इन्होंने दिया है, 7 अंग जो उन्होंने राज्य के बताए हैं, तो उसको भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा था कि चाणक्य ने कौन कौन से 7 अंग बताए हैं। तो जब हम आपको मौर्य वंश पढ़ाएंगे तो बताएंगे, तो वो उसको समझने के लिए बहुत अच्छा सोर्स है ये, ठीक है। चलिए संस्कृत भाषा में आगे बढ़ते हैं और बुक्स को देखते हैं। उसके बाद है जैमिनी, ठीक है। जैमिनी की कौन सी रचना है जो महत्वपूर्ण है? तो जैमिनी ने लिखा है पूर्व मीमांसा सूत्र, ठीक है। और ये जो बुक है किस पे आधारित है? तो पहला तो ये संस्कृत लैंग्वेज में है, ठीक है, जो जैमिनी ने ये बुक्स को लिखा है, ठीक है। और ये जो आपका ग्रंथ है संस्कृत भाषा में, और ये आपका चौथी से दूसरी शताब्दी, ठीक है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, शताब्दी ईसा पूर्व का ग्रंथ है। अगर टाइमलाइन से कभी कभी, जैसे कि इस बार देखेंगे लेटेस्ट पैटर्न में था कि टेसियस, प्लिनी, वासैन का काम सूत्र, इनको टाइमलाइन से लगाइए, इसलिए हम आपको सारा बुक्स का टाइमलाइन बता रहे हैं ताकि आप भूले ना, ठीक है। और साथ ही साथ रूलर्स को भी हम साथ में लेके चल रहे हैं ताकि आपको भूले ना, कम से कम अगर जैमिनी की बात आए तो आपको याद आ जाए कि हाँ चौथी से 20वीं शताब्दी, या कौटिल्य की बात आए तो आप मौर्य काल से कोरिलेट कर ले, ठीक। तो ये इस टाइमलाइन की पुस्तक है। किस पे आधारित है? ये बुक दर्शन शास्त्र पे आधारित है, दर्शन शास्त्र जिसे फिलोसफी बोलते हैं उस पे ये बुक आधारित है, याद रखिएगा। और ये किसके शिष्य थे? जैमिनी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बादरायण, ऋषि बादरायण का आपने नाम सुना होगा, बादरायण, ठीक है, इन्हीं के ये शिष्य थे, ठीक है। उनका बहुत सारा प्रभाव पड़ा, इन्होंने शिक्षा दीक्षा उनसे ली है। और ये जो बुक है इनकी पूर्व मीमांसा, ये कर्मकांड को, ठीक है, वेदांत से पहले जो भी कर्मकांड थे, कर्मकांड को समझाती है, कर्मकांड के बारे में है, ठीक है, कर्मकांड के बारे में ये बुक है। बहुत ज्यादा इसका ऐतिहासिक महत्व भी है, जो वैदिक यज्ञ और यज्ञ प्रथा के नियमों को भी हमें बताती है, उन सबको चीजों को बताती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दर्शन शास्त्र पे है, वैदिक कर्म कांडों की व्याख्या करता है, 6 दर्शन है उनकी भी व्याख्या करता है, और कर्म और धर्म दोनों पे जोर देता है ये, ठीक।
मेनली इस पे बुक है। अब हमारी जो बुक आ गई जो बहुत फेमस है, लगभग सब लोग जानते होंगे, फिर भी हम बता देते हैं इस बुक के बारे में। तो ये है रामायण, ठीक है। उसके बाद है योग वशिष्ठ वाल्मीकि, और ये वाल्मीकि जी हैं, ठीक। तो इन्होंने संस्कृत भाषा में रामायण की रचना की, आप सभी को पता होगा, और योग वशिष्ठ भी इन्हीं की रचना है, ठीक। किस सेंचुरी में? तो टाइमलाइन की बात करेंगे तो 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, शताब्दी ईसा पूर्व। बुक का नाम देखिए, आप भूलेंगे नहीं, इसलिए हमने कुछ कुछ इमेज ऐड कर लिया ताकि आप भूले ना। किस लैंग्वेज? ज्यादातर बुक आपको एंशिएंट टाइम में संस्कृत लैंग्वेज में देखने को मिलेंगी। बौद्धिज्म जैनिज्म आएगा तो पाली और प्राकृत आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये सब चीजें ग्रंथ को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलिएगा, उनकी लैंग्वेज को। ओके, तो संस्कृत लैंग्वेज में है, और इनका जो टाइमलाइन अगर बात आएगी तो 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, ठीक है। जो वाल्मीकि ने रामायण और योग वशिष्ठ रचनाएं की हैं, इन्हें को जानती नहीं, इस एक और नाम से बुलाया जाता है, क्या? आदि कवि। इन्हें आदि कवि की भी संज्ञा दी जाती है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये पूछा था कि रामायण के लेखक कौन है या फिर योग वशिष्ठ के लेखक कौन है, तो यही वाल्मीकि आंसर होगा, इसको याद रखिएगा। इन्होंने राम की जीवन गाथा लिखी है, राम पे आधारित है, ठीक है, तो इस पे आधारित है ये चीज। अद्वैत वेदांत इन सब चीज पे भी इन्होंने इस पे चर्चा की है। तो ये हमारे धर्म को बहुत अच्छे तरीके से, रिलीजन को बहुत अच्छे तरीके से दिखाता है। जो भी त्रेता युग, जो 4 युग है, उस युग के इतिहास को दिखाता है। रामायण जो भारतीय संस्कृति पे आधारित है, उसको चीजों को ये दिखाता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, जो इस बार आपका पूछा हुआ था, ठीक है, वात्स्यायन का कामसूत्र, ठीक है, जो कि संस्कृत लैंग्वेज में है, और ये आपका 2025 का PYQ है, CUT PG का, याद रखिएगा। और इसका टाइमलाइन लगाने के लिए आया हुआ था, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग टाइमलाइन की बात कर लेते हैं कि कब टाइम पीरियड में ये लिखा हुआ है। तो ये 2री से 4थी शताब्दी ईस्वी का है, ठीक है, 2री से 4थी शताब्दी ईस्वी की ये बुक है, वात्स्यायन की कामसूत्र, जो कि संस्कृत भाषा में, किस भाषा में? संस्कृत लैंग्वेज में है। यह काम, इच्छा, ठीक है, धर्म अर्थ पर आधारित ये ग्रंथ है, जिसमें वैवाहिक जीवन, सामाजिक मानदंड, इस पर चर्चा की गई है, ठीक। और ये जो है कि मेनली किस टाइम पीरियड में? गुप्ता काल में ये लिखी हुई पुस्तक है, ठीक है। गुप्ता काल की सामाजिक जो है कि जीवन शैली को दर्शाती है ये बुक, सामाजिक जीवन शैली को दर्शाती है ये बुक, याद रखिएगा। ओके, और ये बहुत ज़्यादा फेमस बुक है, और इसमें देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को, समाज की नैतिकता पर, इन सब चीज़ों को दिखाया गया, उस पर बल दिया गया है। ओके, चलिए अगला बुक विशाख दत्त की। विशाख दत्त की भी एक बुक तो बहुत फेमस है, और एक बुक जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो क्या है? मुद्रा राक्षस। इसकी विषय वस्तु भी पूछता है, और ये संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक, सबसे ज़्यादा फेमस बुक है, बहुत ज़्यादा। और ये अगर टाइमलाइन की बात करेंगे तो ये 4वीं से 5वीं शताब्दी ईस्वी की बुक है, AD की, ठीक। और अगर एक बार नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो ये किस पे आधारित है? तो ये बुक भ्रष्टाचार को दिखाती है, ठीक है, भ्रष्टाचार, ठीक है, भ्रष्टाचार इसका विषय वस्तु है, ठीक, याद रखिएगा, ठीक। और ये जो मुद्रा राक्षस है, जो 4वीं 5वीं शताब्दी ईस्वी को दिखाता है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जो नंद वंश पर विजय पे जो कहानी है, उस पे आधारित है। किस पे? मौर्य का एक तरह से कह देंगे स्थापना, मौर्य की स्थापना, और नंद का पतन, नंद के पतन पर आधारित विषय है, आधारित विषय है, ठीक है। तो एक तरह से देखेंगे कि बहुत सारे कूटनीति को यूज करके, बहुत सारे कूटनीति कर करके चाणक्य ने जो है कि नंद वंश का पतन किया था, इसलिए इस विषय को इसको कहा जाता है कि भ्रष्टाचार पर आधारित ये बुक है। और उनकी जो मौर्यों का स्थापना और नंदों का पतन था, उस पर ये आधारित है, यानी कि नंद वंश पे जो विजय किया था, तो राजनीतिक साजिश जो उन्होंने की थी, राजनीतिक जो भी कूटनीति अपनाई थी, उस पर आधारित ये बुक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है बुक। और मौर्य इतिहास का एक साहित्यिक स्रोत है, और चाणक्य की कूटनीति को भी दर्शाता है ये बुक, बहुत ज्यादा फेमस बुक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। अगला आपका विष्णु शर्मा की बुक है, जो बहुत ज्यादा फेमस है, हर बच्चों को पता होगा, कौन सी? पंचतंत्र। विष्णु शर्मा, यही है विष्णु शर्मा, जिन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में पंचतंत्र लिखा हुआ है, ठीक। और इसका देखेंगे 50 से ज्यादा भाषाओं में इस बुक का अनुवाद हो गया है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, तो 50 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है आज तक,
ठीक है, भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी ध्यान रखिएगा पंचतंत्र का। ठीक, किस भाषा में? संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। टाइमलाइन की बात करेंगे तो ये तीसरी शताब्दी को, थर्ड सेंचुरी की बुक है। ठीक है, तीसरी शताब्दी ईस्वी की बुक है ये, विष्णु शर्मा की। ठीक है, इसमें पशुओं की कथा, ये इसकी विषय वस्तु क्या है? पशुओं की कथाओं का संग्रह है। पशुओं की कथाओं का संग्रह, जो कि बहुत नैतिक शिक्षा देता है, नैतिक शिक्षा पे बल दिया गया है का संग्रह। ठीक है, नैतिकता पे आधारित है, नैतिकता की शिक्षा देता है ये। ठीक है, ओके। और इसके लेखक है विष्णु शर्मा। सबसे ज्यादा पूछा था कि इसके लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा है। नीति शास्त्र का एक ये ग्रंथ है और बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड में फेमस है ये। ठीक है, ये जो पंचतंत्र है, इसका नाम इसलिए क्योंकि ये 5 भागों में, 5 तंत्र में विभाजित है, इसलिए इसका नाम पंचतंत्र है। इसलिए 5 भागों में विभाजित है, इसलिए इसका नाम जो है कि पंचतंत्र है। और एक जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये किससे प्रभावित है, तो अरबी में सॉरी, एक मिनट, ये जो पंचतंत्र है ये अरबी में एक, थोड़ा सा वेट, हाँ, ओ शट, हाँ, अरबी में एक ग्रंथ है, उसी से प्रभावित है। अरबी ग्रंथ अलिफ लैला, आपने नाम सुना होगा, अलिफ लैला, उसी से प्रभावित है ये ग्रंथ। अलिफ लैला से प्रभावित ग्रंथ है ये, जो कि नैतिकता की शिक्षा पे बल देता है। ओके, प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति को भी ये दर्शाता है। ओके, चलिए अगला, जयदेव को आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस है जयदेव। इन्होंने क्या लिखा है? जयदेव ने लिखा है गीत गोविंद। ठीक है, बहुत फेमस है, संस्कृत लैंग्वेज में इन्होंने ये लिखा हुआ है। और ये 12वीं शताब्दी ईस्वी की बुक है, 12वीं शताब्दी ईस्वी की। ठीक है, इसके बारे में मतलब ये मिडल एज को शो कर रहा है। ठीक है, धीरे धीरे। तो 12वीं शताब्दी की बुक है, जो कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। और ये जो बुक है, ये अभी पूछा भी गया है यूजीसी नेट में, ये कृष्ण और राधा के प्रेम पर आधारित है। कृष्ण राधा के प्रेम पे काव्य ग्रंथ है। ठीक है, कृष्ण राधा के प्रेम को दिखाता है, और इसमें भक्ति और श्रृंगार रस बहुत ज्यादा है। भक्ति और श्रृंगार रस आधारित है। प्रेम है तो भक्ति और श्रृंगार रस दोनों होगा। तो याद रखिएगा, इसके विषय वस्तु क्या है? भक्ति श्रृंगार पे आधारित है। ये यूजीसी नेट में पूछा हुआ है। और ये जो जयदेव थे, तो ये बंगाल में एक वंश था, बंगाल के सेन वंश, आपने नाम सुना होगा। सभी लोग सेन वंश के संस्थापक को जरूर हमें कमेंट में बताएंगे कि बंगाल में सेन वंश के संस्थापक कौन थे। ठीक, बहुत ईजी है। ठीक है, तो बंगाल के सेन वंश के दरबारी थे ये। ठीक है, याद रखिए, दरबारी कवि थे, दरबारी कवि थे। ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गीत गोविंद है किस पे आधारित है या किसको दिखाता है, तो याद रखिएगा। और ये जो है कि जिसका बहुत ज्यादा भक्ति आंदोलन में बहुत ज्यादा महत्व है, भक्ति आंदोलन का आधारित ये जो है कि ग्रंथ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो सबसे फेमस ग्रंथ है वो है आपका राजतरंगिणी। ठीक है, राजतरंगिणी जो किसके इतिहास को दिखाता है? कश्मीर के इतिहास को, कश्मीर के इतिहास को, और मेनली 4 वंश को, कश्मीर के इतिहास को। और 4 वंश कौन है? तो उत्पल, कारकोट, कारकोटक, ठीक है, यस्कर और लाहौर, लोहार। ठीक है, इन 4 वंशों को जो है कि सॉरी, हाँ, इन 4 वंशों के इतिहास को ये राजतरंगिणी दर्शाता है। ये भी आपकी 12वीं शताब्दी की, 12वीं शताब्दी एडी की ग्रंथ है, 12वीं शताब्दी ईस्वी की ये ग्रंथ है। ठीक है, जिसे लिखा है कल्हड़ ने, राजतरंगिणी को, जो कि संस्कृत में लिखा हुआ पहला ऐतिहासिक क्रमबद्ध इतिहास को लिखने वाले ये राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ ही थे। ठीक है, कश्मीर के राजाओं का इतिहास, उनकी पूरी इतिहास, उनकी वंशावली को बहुत अच्छे तरीके से ये दिखाता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। और भारतीय इतिहास लेखन का ये प्रथम उदाहरण है। ठीक है, इतिहास लेखन का पहला, क्रमबद्ध इतिहास लेखन का पहला उदाहरण है, पहला उदाहरण। कहा जाता है कि ये जो महाभारत जिस शैली में लिखा गया है, उसी को शैली से ये प्रभावित होकर इस ग्रंथ को भी उस शैली में लिखा है कल्हड़ ने। तो अगर इसको हमने जब प्री मिडवल जो हमने पढ़ाया है कश्मीर की डायनेस्टी को, जिसमें उत्पल, कारकोटक, यस्कर, लाहौर वंश को हमने पढ़ाया है, तो उसमें बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे तरीके से हमने कल्हड़ को वो जो है कि बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो आप वहाँ पे प्री मिडवल का पूरा एक प्ले लिस्ट है, वहाँ पे जाके प्री मिडवल को देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमने बताया हुआ है। ठीक है, अब अगले हम लोग पढ़ते हैं कालिदास।
कालिदास, जो कि बहुत फेमस है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो ग्रेट पोएट इन संस्कृत महाकवि कालिदास, जिन्हें क्या कहता है, महान जो है कि कवि कहा जाता है, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत, कुमार संभव, ऐसे बहुत सारे जो है कि रचनाओं का वर्णन, रचनाएं की है। ठीक है, मेघदूत, कुमार संभव, बहुत सारी इन्होंने रचनाएं की। इन्हें भारत का क्या कहते हैं, भारत का शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर। ठीक है, शेक्सपियर। ओके, याद रखिएगा। जो इनका अभिज्ञान शाकुंतलम, ये किसको दिखाता है, शाकुंतलम दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम की कहानी। अभी यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए हम नहीं लिख रहे, हम बोल रहे हैं तो आप उसकी सब्जेक्ट को लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये प्रेम कथा पे, प्रेम पे आधारित बुक है। ठीक, दुष्यंत और आपकी शकुंतला की। ठीक, जो रघुवंश है, ये रघुवंश वंश का मतलब कि राम के जीवन पर आधारित है। रघुवंश जो वंश था उसका महाकाव्य है, ये महाकाव्य है आपका। ठीक है, उसके बाद जो विक्रमोर्वशीयम है, वो विक्रम और उर्वशी की प्रेम कथा का, ठीक है, पूर्वा जो थे उनकी कथा का, प्रेम कथा का एक तरह से वर्णन है ये भी। और मेघदूत जो है कि बादल के माध्यम से प्रेम संदेश को दिखाता है। ठीक है, और ये जो कुमार संभव है, ये शिव और पार्वती के विवाह से संबंधित, शिव जी और पार्वती जी के विवाह से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, तो इसकी विषय वस्तु भी पूछा है, इसलिए हम विषय वस्तु पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, तो याद रखिएगा। और ये सारी आपके संस्कृत भाषा में, किसमें, संस्कृत लैंग्वेज में, संस्कृत भाषा में है। ओके, और कब समय अवधि बता देते, चौथी से पांचवी शताब्दी, चौथी से पांचवी शताब्दी के ये थे सारे ग्रंथ। ओके, और किस काल के, तो गुप्ता पीरियड में देखेंगे, गुप्त काल के हैं, नवरत्नों में से ये भी एक थे। ठीक, तो याद रखिएगा, बहुत ज्यादा फेमस है। और ये विक्रमादित्य, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, उनके 9 रत्नों में से एक थे, 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, जिन भी बच्चों को 9 रत्नों का नाम याद है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, ठीक है, तो सभी लोग 9 रत्नों का नाम कमेंट में हमें जरूर बताएंगे। देखते हैं कि किन किन बच्चों को याद है। ठीक है, ज्यादातर पूछा जाता है कि इनकी कौन कौन सी रचना है। इनकी जो रचनाएं हैं वो गुप्त काल, जो स्वर्ण काल भी कहा जाता है, उसका बहुत अच्छा से वर्णन करता है, उसकी संस्कृति को, उसकी साहित्य को बहुत अच्छे तरीके से हमें दिखाता है ये ग्रंथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है मग का शिशुपाल वध। ठीक है, शिशुपाल वध, वेट, तो हम थे शिशुपाल वध। तो शिशुपाल वध की रचना किसने की है, शिशुपाल वध की रचना की है मग ने। ठीक, मग ने। ठीक है, और ये जो है संस्कृत लैंग्वेज में, ये जो है कि महाकाव्य है। क्या है, एक महाकाव्य है। ठीक, याद रखिएगा। और मग नामक कवि ने इसे 7वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा, 7वीं शताब्दी में इसको लिखा है। ठीक, और यह जो कृति है, महाभारत का जो शिशुपाल वध कथा उसी पर आधारित है। ठीक है, महाभारत का शिशुपाल वध, महाभारत का शिशुपाल वध कथा पे आधारित है। ठीक है, शिशुपाल वध कथा पे आधारित पुस्तक है। ठीक है, और ये जो है कि ये जो महाकाव्य, ये अपनी अलंकारिक शैली के लिए जो मग ने लिखा है उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ये जो शिशुपाल था, आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि जो शिशुपाल था, चेदी नरेश था शिशुपाल, इसका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था। और उस ये जो श्री कृष्ण की, ये बुआ का लड़का था, बुआ उनकी थी सुप्रभा, उन्हीं के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। और कहा जाता है कि जब ये जन्मा था तो उसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थी। ठीक है, तो उसके माता पिता उससे काफी भयभीत हो गए थे। ठीक, तो उसी के जो है कि वध पे आधारित ये कथा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है तिरुकूलर। ठीक है, तिरुकूलर किसकी रचना है, बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा पूछा था तिरुकूलर। मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है आपका। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है, जिसको तिरुवल्लूर ने लिखी है। और ये तमिल साहित्य का महान ग्रंथ है। ठीक है, तमिल साहित्य का महान ग्रंथ है, याद रखिएगा। ठीक है, बुक को पहचान लीजिए, एकदम याद कर लीजिए, तिरुवल्लूर तिरुकूलर, इसको आप नाम से भी पहचान लेंगे। ठीक, और इसकी जो रचना उसकी काफी मतलब कब हुई है, इसमें थोड़ा सा विवादास्पद है। कोई कहता है 1st सेंचुरी ईसा पूर्व में हुई है, तो कोई कहता है 2री शताब्दी ईस्वी के बीच मानते हैं। इसका थोड़ा सा टाइमलाइन जो है कि विवादास्पद है। ठीक है, 1st या फिर 2nd सेंचुरी हम लोग मानते हैं। ठीक है, 2nd सेंचुरी। एक मिनट, थोड़ा सा यूज करते हैं, वेट। ओके, तो इसका टाइमलाइन 1st/2nd सेंचुरी। ठीक है, सेंचुरी, इसका हम लोग टाइमलाइन मानते हैं कि इसके ईस्वी के बीच में इसका हुआ था। ठीक है, और ये जो ग्रंथ है, नीति, प्रेम, इन सब चीजों पे आधारित है। बहुत सारे इसमें दोहे हैं, जिसे कूरल कहा जाता है, इस पे आधारित है। ठीक है, जीवन के विभिन्न विभिन्न पहलुओं पे इस पे बात की गई इस रचना में। अब है, फिर से बात आ गई हर्षवर्धन की, वर्धन वंश के एक शासक के ऊपर। वर्धन वंश या कह ले पुष्यभूति वंश,
पुष्य भूति वंश, भूति वंश, ठीक है। उसके एक प्रमुख शासक हैं, ठीक है, हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा जो है कि ये एक शासक थे, शासक के साथ साथ एक अच्छा नाटककार भी थे, लेखक भी थे। तो इन्होंने 3 नाटक लिखे हुए हैं, ठीक। रत्नावली, ये तीनों क्या है, नाटक है। तीनों किस भाषा में इन्होंने लिखा है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है। वही रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा। और इसका एक ट्रिक बता दें इसको याद करने के लिए, हर्ष की रचनाएं वो जो बार बार पूछता है तो आप भूलेंगे नहीं। प्रियनार से आप याद कर सकते हैं, प्रियनार ट्रिक है इसकी, यानी कि प्रियदर्शिका, नागनंदा और रत्नावली, ठीक है। ये तीनों नाटक है और लगभग लगभग ये 7वीं सेंचुरी की बुक है, 7वीं शताब्दी ईस्वी की बुक है ये, ठीक है, 7वीं शताब्दी ईस्वी। और आप जानते हैं कि हर्षवर्धन का टाइमलाइन क्या है, 606 से 648 कह लें, लगभग लगभग इसकी टाइमलाइन है। इसी टाइमलाइन में इसने यह नाटक लिखा है। ये जो रत्नावली है ये 4 अंकों का नाटक है, ठीक है, 4 अंकों का नाटक है। और एक राजकुमारी रत्नावली होती है और राजा उदयन की ये प्रेम कथा पे, क्या प्रेम कथा पे ये इन्होंने रचना हर्षवर्धन ने लिखा है। प्रियदर्शिका जो है ये भी हर्षवर्धन द्वारा रचित संस्कृत नाटक है और जिसकी रचना इन्होंने इसी 7वीं शताब्दी में की है, ठीक है। ये भी जो नाटक है ये भी 4 अंकों का, दोनों 4-4 अंकों का, ये 4 अंक, ये भी 4 अंक। और ये भी एक प्रणय कथा है जिसमें राजा उदयन और प्रियदर्शिका की कहानी वर्णित है। और ये जो नागनंदा है ये जो है कि सबसे प्रमुख इनका नाटक है, तीसरा सबसे प्रमुख नाटक है। और यह जो है कि 5 अंकों का, ये दोनों क्या है, 4-4 अंक के हैं, ठीक। और ये 5 अंक का नाटक है इनका, ठीक। और इसमें जो है कि ये जो नाटक है ये जिमूत, राजकुमार जिमूत वाहन के बलिदान की कथा पे आधारित है, ठीक है, जिसमें बौद्ध प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। तो ये जो इनके रचनाएं बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा पूछी जाते हैं। उसके बाद भर्तहरि, ठीक है, भर्तहरि का आपने नाम सुना होगा, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्होंने सत्कारात्य और वाक्य परिद्य, ठीक है, ये 2 रचनाएं लिखी, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है, तो याद रखिएगा भर्तहरि। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वेद व्यास का महाभारत तो आप सभी लोग जानते हैं जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक, जिसे वेद व्यास कह लें या फिर कृष्ण द्वैपायन व्यास, ठीक है। इनका पूरा नाम है, इन्होंने वेदों की रचना की इसलिए इनका नाम वेद व्यास पड़ गया। 4 वेद जो है हमारे, ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजु सिर्फ हम लिखते हैं यहाँ पे, और उसके बाद सामवेद, ठीक है, और अथर्ववेद, ठीक है। इन 3 वेदों की रचना इन्हीं ने की है, वेद व्यास ने, और इसलिए इनका नाम वेद व्यास भी कहा जाता है, ठीक। इन्होंने ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा और विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य, ठीक है, विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य, ये सबसे लंबा महाकाव्य, याद रखिएगा, ठीक है। और जिसकी रचना लगभग लगभग माना जाता है कि 400 बीसी से 400 एडी इसका जो है कि टाइमलाइन माना जाता है, इसकी रचना का टाइमलाइन, ठीक है। इसमें कुल 18 पर्व हैं, कितने, 18 पर्व हैं। इसके पर्व के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 1 लाख श्लोक हैं। इसमें जैसे जैसे श्लोकों की संख्या बढ़ती गई इसके नाम में भी परिवर्तन आता गया। कमेंट में जरूर बताइएगा कितने इसके नाम है, ठीक है। और इसमें मेनली जो है कि कौरव पांडु के युद्ध का वर्णन है, धर्म अधर्म पे है, दार्शनिक पहलुओं को भी दर्शाता है, ठीक है। तो ये इसमें इस चीज का वर्णन है। उसके बाद याज्ञवल्क है। याज्ञवल्क बहुत ज्यादा फेमस दार्शनिक और ऋषि थे प्राचीन काल में, जिन्होंने याज्ञवल्क स्मृति, ये सारी चीजें इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी है, ठीक है। इनकी जो एक फेमस है बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद के लिए भी इनको बहुत ज्यादा फेमस है, इनके लिए भी जाना जाता है, इनके योगदान उनका बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो याज्ञवल्क इन्होंने जब जो रचनाएं की लगभग लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 के बीच इन्होंने लिखी है, 300 बीसी से 300 एडी के बीच इन्होंने ये अपनी रचनाएं की है, ठीक है। और इनका थोड़ा सा टाइमलाइन को भी लेके विवाद है, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। इन्होंने ये जो है कि महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र ग्रंथ लिखे जिसमें हिंदू विधि, नीति नियमों, धर्मशास्त्र, आचरण, कानून, विवाह, उत्तराधिकार, दैनिक जीवन के नियमों, इन सब चीजों का इन्होंने अपने स्मृति ग्रंथों में वर्णन किया है, ठीक है। इन्होंने जो बृहदारण्यक उपनिषद दिखाई याज्ञवल्क ने, जो दार्शनिक समाज भी है, उसमें बहुत सारी चीजें, सामूहिक वैदिक परंपरा को भी इसमें इन्होंने लिखा है। तो इसकी जो टाइमलाइन है लगभग 800 से 600 ईसा पूर्व इन्होंने इसको लिखा है, जो कि वैदिक काल का अंतिम चरण भी माना जाता है, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने जो योग वालक का लिखा है, तो इन्हीं के नाम पे योग याज्ञवल्क, इन्हीं के नाम पे उसकी पड़ गई। इसकी भी रचना इन्होंने यही 2री से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व किया है, कि ठीक है, इसके बाद का भी ग्रंथ माना जाता है। इसमें भी इन्होंने बहुत सारी चीजों का वर्णन किया है, वैदिक काल से योग पे, इस सब चीजों पे, दर्शन पे, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे पाणिनि की अष्टाध्यायी, जो बहुत ज्यादा मोस्ट फेमस है। पाणिनि का संबंध किससे है,
सॉरी, पतंजलि है वो, ठीक है। पतंजलि जी उन्होंने शुंग काल में उनकी पुरोहित थे। तो पाणिनि की अष्टधाई बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि संस्कृत व्याकरण है। क्या है? संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है, याद रखिएगा। पाणिनि की अष्टधाई, जिसमें लगभग लगभग कितने 4000 सूत्र है, ठीक है। इसका टाइमलाइन माना जाता है कि 5वीं से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व इसका टाइमलाइन माना जाता है, याद रखिएगा। और ये संस्कृत भाषा में व्याकरण और जो भी व्याकरण से संबंधित नियम कानून है उस पे बहुत ज़्यादा फेमस ये बुक है, ठीक। अब पतंजलि आ गए, पतंजलि के बाद हम पाणिनि के बाद पतंजलि आ गए, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की थी और योग सूत्र की रचना की थी संस्कृत में, ठीक है। महाभाष्य की रचना जो पतंजलि है, ये पाणिनि की अष्टधाई पे एक टीका है। क्या है? पाणिनि की अष्टधाई पे टीका है, इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है। पाणिनि की अष्टाध्यायी पे टीका है, अष्टाध्यायी पर टीका है, याद रखिएगा, जो कि संस्कृत व्याकरण को और ज्यादा स्पष्ट करती है। इसकी रचना लगभग लगभग हम लोग मानेंगे कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी हम लोग रचना मानते हैं। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, ईसा पूर्व इसकी हम लोग रचना मानते हैं। इन्होंने पाणिनि के सूत्रों की व्याख्या की है और बहुत सारे व्याकरण के नियमों की इन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा की है इसमें, ठीक। उसके बाद है आपके शुल्ब सूत्र, ठीक है। शुल्ब सूत्र जो कि संस्कृत में लिखा गया है और बौधायन द्वारा लिखा गया है, जो कि बहुत फेमस है, जो कि और इन्होंने बहुत ज़्यादा इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया हुआ है, ठीक है। तो इसकी रचना बौधायन द्वारा की गई, लगभग लगभग 800 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। 800 से 600 ईसा पूर्व इसका टाइमलाइन हमें माना जाता है, ठीक है। ये जो शुल्ब सूत्र है, ये वेदांग ज्योतिष का एक पार्ट है, जिसमें मतलब ज्यामिति विधियों सिद्धांतों का वर्णन, जब यज्ञ होता है तो उसकी जो है कि कितना ऊंचाई होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, इसका वर्णन इस ग्रंथ में है। तो इसमें इन्होंने सबसे प्रसिद्ध जो शुल्ब सूत्र दिया है वो बौधायन द्वारा रचित है, जिसका 800 से 600 कार्यकाल माना जाता है। और भी बहुत सारे सूत्र है, तो ये उनकी रचना है, ओके। चलिए, अगला भास्कराचार्य, जो कि बहुत फेमस क्या है, गणितज्ञ है कह सकते हैं। ग्रंथ इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ गणित पे लिखे हुए हैं और उनकी एक रचना है ललित सार संग्रह और दूसरा सिद्धांत शिरोमणि। ये दोनों रचना जो है कि भास्कराचार्य की है। और ये ग्रंथ जो है कि गणित, खगोल शास्त्र, इन्होंने किस किस पे गणित खगोल शास्त्र पर आधारित है, ठीक है। इसे 12वीं शताब्दी के लगभग इन्होंने लिखा है, 12वीं शताब्दी ईस्वी, ठीक है। 12वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग इन्होंने इस ग्रंथ को लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने लीलावती, जो कि अंक गणित है, बीज गणित पे बहुत सारी इन्होंने रचनाएं जो है कि लिखी हुई है, ग्रहों की गति पे लिखी हुई है। और भारतीय गणित और खगोल शास्त्र में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, ओके। उसके बाद है चरक। चरक जिन्होंने क्या लिखी है? चरक संहिता, जो कि संस्कृत भाषा में बहुत फेमस बुक है चरक संहिता, जिन्हें प्राचीन भारतीय आयुर्वेद का महान आचार्य भी माना जाता है, ठीक है। आयुर्वेद का इन्हें महान आचार्य, आयुर्वेद के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, याद रखिएगा। और इस ग्रंथ की रचना इन्होंने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी, यानी कि 200 BCE से 200 CE के बीच इनकी रचना को माना जाता है। आयुर्वेद का बहुत प्रमुख ग्रंथ है। इसमें चिकित्सा, जो भी रोग होते हैं जैसे इसके निदान, उपचार, औषधियों का जितना भी ज्ञान होता था, इसका जो है कि इन्होंने इसमें वर्णन किया है, ओके। तो आयुर्वेद से संबंधित ये ग्रंथ है। उसके बाद है वराहमिहिर, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है और इनकी रचनाएं हैं आपकी पंच सिद्धांत क्या, बृहद संहिता और बृहद जातक, ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस है। और इन्होंने इसको लिखा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ईस्वी में, सॉरी, 6ठी शताब्दी ईस्वी में इन्होंने इन ग्रंथों को लिखा हुआ है। ये ग्रंथ आपके खगोल शास्त्र, इन्होंने इनके प्रमुख ग्रंथ इसे होते थे खगोल शास्त्र, पंच सिद्धांत का आपका खगोल शास्त्र पे है, ज्योतिष पे है, ज्योतिष पे बहुत अच्छे ज्योतिष के ज्ञानकार थे, भूगोल पे है, ठीक है, वास्तु शास्त्र पे है, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी चीजों को बहुत जानकार थे, इस पे इन्होंने रचनाएं लिखी है। पंच सिद्धांत का आपका खगोल शास्त्र पे बुक है, याद रखिएगा, ठीक है। बृहजातक आपका ज्योतिष पे, ये ज्योतिष पे है, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे ये सारी इनकी रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता सुश्रुत ने लिखी है, किस भाषा में? संस्कृत लैंग्वेज में लिखी है। और ये किस पे आधारित है? इनका ग्रंथ शल्य चिकित्सा, जो इसे हम लोग सर्जरी बोलते हैं, उसी पे आधारित है, ठीक है। तो सबसे पहले शल्य चिकित्सा या कह लें सर्जरी का इन्हें जनक माना जाता है, ठीक है। जनक, शल्य चिकित्सा का जनक यही है सुश्रुत, जिन्होंने शल्य चिकित्सा, जो चीर फाड़ करके जो अंगों को सही किया जाता है, मतलब सर्जरी, तो उसी का इन्हें जनक माना जाता है। इन्हीं ने सबसे पहले शल्य चिकित्सा के बारे में बताया, उसके उपचार के बारे में बताया। और ये ग्रंथ लगभग लगभग आपका 600 BCE से
200 सीई यानी कि ईस्वी, दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच का माना जाता है। और थोड़ा-सा इसके उसमें क्या कहते हैं कि टाइमलाइन में थोड़ा-सा विवाद भी हो सकता है, काफ़ी प्राचीन ग्रंथ है तो इतिहासकारों में विवाद है। और ये आयुर्वेद का प्रमुख ग्रंथ है, ये भी आयुर्वेद का प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें शल्य चिकित्सा, शरीर की रचना कैसे, उसकी निदान कैसे होगा, विचार कैसे होगा, इस पे जो है कि बहुत ज़्यादा इसमें इन्होंने वर्णन किया हुआ है। ठीक, अब एक मिडवल की जो फेमस बुक है वो जो कि पर्शियन लैंग्वेज में है, और ये आपका मुगल काल को दिखाता है। तो अकबरनामा जिसे लिखा है अबुल फजल ने, किसने? अबुल फजल ने। और इसी अबुल फजल, ठीक है। और इसी अकबरनामा का तीसरा पार्ट, 3 भाग में, तो तीसरा पार्ट है आपका आईने अकबरी, ठीक है। अकबर के जीवन पे पूरा ये लिखा हुआ है अबुल फजल ने, जो कि उसके 9 रत्नों में से एक थे, 9 रत्नों में से एक थे अबुल फजल, 9 रत्नों में से एक थे। इनके एक भाई थे फैजी, ठीक है, वे भी इन 9 रत्नों में से एक थे। तो ये मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल का बहुत विस्तृत जो है कि इतिहास दिखाते हैं, लगभग 16वीं शताब्दी का। कब? 16वीं शताब्दी का ये हमें इतिहास दिखाते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से उसकी प्रशासन का, उसकी सामाजिक, राजनीतिक, उसका जीवन, उसका शासन कैसा था, पूरा बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा, ये पर्शियन यानी कि फारसी लैंग्वेज में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिरदौसी, ठीक है, फिरदौसी ने लिखा है शाहनामा, जो कि एक पर्शियन लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा फेमस ग्रंथ है, याद रखिएगा। और बहुत ज़्यादा इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिरदौसी ने आपका लिखा है शाहनामा, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, तो इससे बहुत हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद अलबरूनी, जिसने किताबुल हिंद लिखी है अरबी लैंग्वेज में, ये किसके साथ आया था? गजनवी के साथ भारत आया था, गजनवी के साथ भारत आया था, ठीक है। गजनवी के साथ भारत आया, और ये लगभग 11वीं शताब्दी की भारत के, हमें भारत के बारे में अपनी बुक में बताता है। बहुत अच्छा विशेषज्ञ था, इसने भारतीय ग्रंथों का, खगोल शास्त्र का, गणित का बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया, और इसकी रचनाओं में हमें इसकी झलक भी मिलती है। इसकी रचना तहकीके हिंद कह ले या फिर किताबुल हिंद कह ले, जिसे भारत की खोज भी कहते हैं। इसका अर्थ है भारत की खोज, ठीक है। इसने यहाँ के समाज, संस्कृति, धर्म, भूगोल, रीति रिवाजों का बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया, उसके बारे में भी हमें बहुत अच्छे तरीके से बताता है, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद है बाबर, बाबर ने बाबरनामा लिखा है, ठीक है। ये इसकी क्या है? एक तरह से कह ले आत्मकथा है, आत्मकथा, जो कि चगताई तुर्क था, इसने इसे तुर्की लैंग्वेज में लिखा है। याद रखिए, बाबरनामा इसने तुर्की लैंग्वेज में लिखा, और इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जो कि मुगल वंश का क्या था? फाउंडर था, फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी। इसने खुद के बारे में लिखा है, फिर ये भारत के बारे में बहुत सारी चीजें लिखता है, ठीक है। इसकी जो बाबरनामा है, बहुत सारी भाषाओं में इसका अनुवाद भी किया गया था, ठीक। तो इसने बाबरनामा में इसने अपने जीवन को, उसकी जो भी घटनाएं थी, जितने भी युद्ध लड़े, राजनीति, भारत की भूगोल, समाज, संस्कृति, भारत की विशेषताओं का बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया है, ठीक है। तो बहुत एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है इसको, ठीक। उसके बाद है जहांगीर का जहांगीरनामा, तुझके जहांगीर, जिसे लगभग 3 लोगों ने पूर्ण किया है, इसे पूरा नहीं कर पाया था, जिसमें मोतमीद खां, मोहसिन फानी, ये लोग भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। मोतमीद खां, मोतमीद खान ने इसको कंप्लीट किया था, ठीक है। पहला पार्ट जो है कि जहांगीर ने लिखा, बाकी 2 पार्ट 2 लोगों ने और मिलकर पूरा किया, जिसमें मोतमीद खान भी है। तुझके जहांगीरी, जो कि पर्शियन लैंग्वेज, इसके जो है कि बाबा ने तो लिखा है, मतलब बाबा यानी दादा ने तुर्की भाषा में लिखा है, लेकिन इसने पर्शियन लैंग्वेज में जहांगीर ने लिखा हुआ है, ठीक है। ये अकबर का बेटा था, जिसमें इन्होंने, इसका टाइम लाइन 1605 से 1627 ईस्वी है। और इसने अपनी, ये भी इसकी आत्मकथा है, बहुत अच्छे तरीके से इसने अपने बारे में, भारत के बारे में, शासनकाल के बारे में, प्रशासनिक नीतियों के बारे में, दरबार में क्या गतिविधि थी, युद्ध के बारे में, पुरस्कार दंड, मतलब, और इसकी कला में भी काफ़ी रुचियाँ थी, तो उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से इसको लिखा है। बाद में इसके दरबारी ने इसको कंप्लीट किया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद है गुलबदन बेगम द्वारा रचित हुमायूं नामा, ठीक है। हुमायूं नामा, जो कि पर्शियन लैंग्वेज में है, और ये किसके बारे में? हिस्ट्री ऑफ हुमायूं, बाबर के बेटे और अकबर के पिता के बारे में ये पूरा ग्रंथ है, जिसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से हम हुमायूं के बारे में, उसके समय की राजनीति के बारे में जान पाते हैं। और ये थी हुमायूं की बहन, यानी कि बाबर की बेटी, हुमायूं की बहन थी, जिसने हुमायूं के बारे में उसकी जीवनी को लिखा है, ठीक है। लगभग 1587 ईस्वी में, ठीक है। याद रखिएगा। तो इसके हुमायूं के जीवन, उसके स्वभाव, उसके युद्ध घटनाओं, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया। इसमें हमें एक मतलब स्त्री द्वारा लिखा गया, तो उसकी दृष्टि, उसके स्वभाव का भी हमें कहीं ना कहीं झलक देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद है पृथ्वीराज रासो द्वारा लिखा हुआ चंद बरदाई, ठीक है। पृथ्वीराज रासो,
सॉरी सॉरी चंद्रबरदाई द्वारा लिखा पृथ्वीराज रासो, जो कि ब्रज भाषा में है। ठीक है, ये एक वीर गाथा काव्य है, वीर गाथा। ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस है। और ये राज कवि थे, और ये लगभग लगभग हम देखेंगे 13वीं शताब्दी के समय में, 12वीं या 13वीं शताब्दी को दिखाता है, 12वीं 13वीं शताब्दी के इतिहास को दिखाता है। और ये मेनली पृथ्वीराज चौहान के जीवन पे आधारित है। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल जो थे, उनके बाद ये लिखा गया, उनके ब्रज भाषा कह ले या फिर अवहट मिश्रित रूप कह ले, उसके बारे में है। पृथ्वीराज के शौर्य, युद्ध, पराक्रम और मोहम्मद गौरी से उनके जो संघर्ष हुए थे, उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से ये वर्णन करता है। ठीक है, इसमें लोक कथाएं भी जुड़ी गई हैं। उसके बाद है पद्मावत। पद्मावत जो कि अवधी लैंग्वेज में है, और ये मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। बहुत फेमस ग्रंथ है ये, और ये एक सूफी कवि थे। ठीक है, एक सूफी कवि थे, और इसे लगभग लगभग 1540 के आसपास लिखा गया है। 1540 ईस्वी के करीब, मतलब सूर्यवंश के टाइम में लिखा गया है। सूर्यवंश के टाइम में इसको लिखा गया है। ये एक महाकाव्य है, महाकाव्य है। और इसमें मेनली चित्तौड़ की जो रानी थी, रानी पद्मिनी, और अलाउद्दीन खिलजी की कहानी का वर्णन किया गया, लेकिन उनका नाम आपको नेम अलाउद्दीन खिलजी और पद्मिनी नहीं देखने को मिलेगा। उसमें उनका नाम सुलेमान और सेवा देखने को मिलेगा। सुलेमान और सेवा पद्मिनी का नाम, और सुलेमान अलाउद्दीन खिलजी का नाम देखने को मिलेगा। ये अलाउद्दीन और ये पद्मिनी का नाम, मेन मुख्य नामों से इसमें इनका वर्णन नहीं है। ठीक है, तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से ऐतिहासिक रूप में जो है कि रानी पद्मावती, उनकी सौंदर्य, रत्न सिंह का उनसे संबंध, उनका प्रेम उनके लिए, अलाउद्दीन खिलजी का उतावलापन रानी पद्मिनी के लिए, इन सब चीजों का वर्णन किया गया है जायसी ने। उसके बाद आपका है अमुक्त माल्यद। ठीक है, बहुत फेमस है, मेडावल का बुक है, जो कि तेलुगु भाषा में लिखा है, और इसे लिखा है कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर के शासक थे। विजयनगर, जो कि तुगलक वंश में दो राज्यों का उदय हुआ था, विजयनगर और बहमनी, तो उसी के विजयनगर साम्राज्य के महान शासक थे कृष्णदेव राय, जिनका वर्णन देखेंगे बाबर अपने बाबरनामा में भी किया है। इनका टाइम पीरियड था 1509 से 1529। इन्होंने इसकी लिखी है, इस रचना को अपने शासनकाल के दौरान तेलुगु में लिखा हुआ है। बहुत प्रसिद्ध काव्य रचना है। इसमें इन्होंने अलवार संत का भी वर्णन किया है, जिसमें आप देखेंगे जो अंडाल थी, ठीक है, अंडाल का भगवान रंगनाथ जो थे, अंडाल जो कि अलवार थी, और रंगनाथ जो भगवान थे, उनकी प्रणय कथा का वर्णन है इनमें। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो हमने सोचा आपको बता दें। प्रणय कथा का बहुत वर्णन है इसमें। देखेंगे कि धर्म को, भक्ति को, प्रेम को एक साथ जोड़ के बहुत अच्छी भाषा में, बहुत काव्यात्मक शैली में जो है कि इन्होंने प्रस्तुत किया है। ओके, उसके बाद है राजशेखर की कर्पूर मंजली, जो कि पूर्व मध्यकाल के इतिहास को दिखाता है। पूर्व मध्यकाल के इतिहास को दिखाता है, जो कि संस्कृत लैंग्वेज में है। बहुत फेमस बुक है, बहुत ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और ये संस्कृत कवि और एक तरह से नाटककार थे, और ये 10वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई, 10वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई बुक है। और एक तरह से कह रहे तो गुर्जर प्रतिहार जो थे, उनके काल में लिखी गई है, गुर्जर प्रतिहार के काल में लिखी गई है। और इसकी भाषा एक तरह से देखें सौरसेनी प्राकृत कह ले या फिर संस्कृत लैंग्वेज में। ये एक नाटक है, क्या है आपका, नाटक है। और इसे जो है कि इन्होंने अपनी पत्नी के लिए लिखा, अवंती सुंदरी, अवंती सुंदरी इनकी पत्नी थी, उनकी मनोरंजन के लिए इन्होंने लिखा है, मनोरंजन के लिए इस कर्पूर मंजरी की रचना इन्होंने की थी अपनी जो है कि वाइफ के लिए। तो ये एक प्रेम कथा है, इसमें प्रेम कथा पे आधारित है, नायक नायिका का मिलन है, कैसे प्रेम प्रसंगों का इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया है। तो ये अब मेनली अपनी वाइफ अवंती सुंदरी के लिए लिखते हैं, सौरसेनी प्रकृति में, और प्रेम कथा पे आधारित ये रचना है। तो हमने आज बहुत सारी बुक्स को देखा। ठीक है, आगे हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने एंशिएंट से मिडवल तक धीरे धीरे आगे, हमने एंशिएंट की जितनी भी फेमस बुक थी उनको देखा। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे हम मिडवल की बुक्स पे भी आ गए। ठीक है, मिडवल्स के जो प्रमुख बुक थे, स्टार्टिंग में पूर्व मध्यकाल के लिए, मध्यकाल के लिए, उनकी बुक्स को भी देखा। ठीक है, आगे आपको बताइएगा कि किस टॉपिक पे जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उससे आपको वीडियो चाहिए, उस पर जरूर कमेंट में बताइएगा। और आगे हम लोग मिडवल और मॉडर्न की भी बुक पे बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। आपको वीडियो कैसी लगी एक प्यारे से कमेंट से जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।